हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम शुरू कर रहे हैं मिलकर एक नया टॉपिक सेल चैप्टर का, जो कि है ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस, जिसमें हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को पढ़ लिया था। ठीक है कि सेल मेम्ब्रेन के अलोंग की सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस कैसे एंट्री कर रहा है, कैसे एग्जिट कर रहा है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। इफ एनी रीजन अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई है तो आई बटन पर क्लिक कर या फिर चैनल के पेज पर जाकर आप उस क्लास को देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली क्लास और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो चलो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स भी बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा है बच्चों कि मान लो ये सर हमारी कोई एक सेल है और ये उस सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये उस सेल का क्या है बेटा, न्यूक्लियस। और इस सेल के चारों तरफ एक कवरिंग मान लेते हैं। सर एक कवरिंग हो रखी है, किसकी कवरिंग हो रखी है? मान लो इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और बच्चों आपको पता है हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों आपको एक चीज पता होगी, अगर किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कहां आना है? सेल के अंदर आना है। तो उसे किसको पास करते हुए आना पड़ेगा? कहां से आना पड़ेगा? तो उसको आना पड़ेगा सर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आएगा कैसे। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कैसे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब जरा इसको समझते हैं। देखो, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल के बाहर मेन गेट होता है, उस मेन गेट पर गार्ड अंकल होते हैं। तो बस वही एक तरीके से होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे समझिए वो गार्ड अंकल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब किसी सब्सटेंस पे एंट्री करनी है तो उसे गार्ड अंकल के जरिए सामने से तो निकलना पड़ेगा, तभी तो वो एंट्री देंगे। चोर चक्के थोड़ी कोई भी ऐसे कूद के आ जाएगा, नहीं ना। किसी सब्सटेंस को अगर एंटर करना है, एग्जिट करना है, तो गार्ड अंकल एंट्री कराते हैं ना कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, क्यों मिलना है, क्यों अंदर आना है। ठीक उसी तरीके से काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही चेक करता है कि सब्सटेंस को कब एंट्री देनी है और क्यों एंट्री देनी है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ना हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन होता कितने तरीके का है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके से? तो हम सेल मेम्ब्रेन के अलोंग पढ़ते हैं अगर, तो सेल मेम्ब्रेन के अलोंग जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाम याद रख लेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक क्या होता है बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, ये दोनों अलग कैसे हैं। देखो, जो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की खासियत क्या होती है? इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। आइए मैं आपको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक रोडवे, एक हाईवे जा रहा है, एक लेन जा रही है, और इस लेन में ना यहाँ आसपास के घर भी होंगे। इस लेन के चारों तरफ यहाँ पर घर है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये लोकल लोग उस हाईवे के आसपास जो रहते हैं, ये उनके गांव के लोग हो गए जो हाईवे के एक्सप्रेसवे के आसपास रह रहे हैं। अब इस एक्सप्रेसवे से या हाईवे से किसी को पास होना है तो इसमें छोटी छोटी लेन बनी होती है कि नहीं, और हर लेन पे क्या लगा रहता है? एक टोल लगा रहता है। ये क्या हो गया बेटा? टोल हो जाता है। आप लोग कभी ट्रेवल करते होंगे बस से, तो आपने देखा होगा बस से या कार से, जब भी आप हाईवे या नेशनल एक्सप्रेसवे वगैरह से गए होंगे तो आपने देखा होगा उस पर टोल कटता है, एक टैक्स लगता है, टोल टैक्स। तो ये आप ये समझिए टोल है। और इसी के बगल में एक सर्विस लेन भी होती है, एक हो गई बेटा सर्विस लेन। अब होता क्या है, यहां पर दो चीजें होंगी। अगर कोई गाड़ी, एक गाड़ी है जो बहुत दूर से आ रही है, जो इस तरीके से जाएगी, और कुछ लोकल लोगों की, मान लो ये बाइक वाले हो गए, जो बाइक वाले पर्सन हो गए ना, वो इधर से जा रहे हैं। अब बाइक वाले पर्सन का तो टोल नहीं कट रहा, टोल किसका कट रहा है? इनका।
तो इन्होंने क्या किया, उसको टोल टैक्स दिया, कुछ टैक्स दिया। तो यही समझ लीजिए जहां पर एनर्जी, अब सेल के अंदर जो टैक्स का टर्म है दैट इज एनर्जी, तो जहां पर एनर्जी खर्च वो हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहां पर एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बच्चों जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये ठीक इस बाइक की तरह है जो सर्विस लेन से आराम से निकल गया, यानी कि इसमें कोई भी टैक्स नहीं दिया, इसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, टोल टैक्स। तो यहां पर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो। क्लियर हो गया? तो बेटा दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बच्चा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी पढ़ेंगे कौन सी एनर्जी होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोलो ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो there are two types of transport along cell membrane. One is called active transport, another is called passive transport. दो बातें समझ में आ गई। अब आगे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो अभी अभी हमने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो दो तरीके का हो रहा है। सेल के अलोंग जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अलोंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस along cell membrane, along cell membrane, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या था बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बहुत ही पतली, प्लाज्मा का मतलब ही होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा थिन, बहुत पतला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब इसके अलोंग ना दो तरीके के हमने अभी पढ़ा, एक होता है भैया कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक भैया कौन सा होता है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ गई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से हो सकता है, या तो ये पंप के माध्यम से होता है, अभी पढ़ोगे इसमें पंप वगैरह क्या होते हैं, ये चैनल होते हैं, ये सारी चीजें बड़ी क्लास में पढ़ोगे। अभी केवल नाम याद रखो कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पंप भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाता है उन्हें, या तो वो सोडियम पंप होगा या तो वो पोटेशियम पंप होगा। और एक होता है बेटा वेसिकल के जरिए, वेसिकल के जरिए, वेसिकल के जरिए, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दोनों में ही एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव का मतलब ही हो गया बेटा इसमें क्या जरूरी होगी, एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल के अंदर प्रेजेंट वेसिकल्स की वजह से हो रहा होगा या पंप की वजह से हो रहा होता है। और वेसिकल की वजह से या तो एंट्री हो रही होगी सब्सटेंस की, या तो एग्जिट हो रहा होगा सब्सटेंस, या तो सेल के अंदर सब्सटेंस आ रहा होगा, या तो सेल के अंदर आ रहा होगा, या फिर सेल के बाहर जा रहा होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये हमारी सेल है और ये कोई सब्सटेंस है, तो या तो सब्सटेंस कहां आ रहा होगा, सेल के अंदर आ रहा होगा, या तो सब्सटेंस सेल से बाहर जा रहा होगा, या तो सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा होगा या तो सब्सटेंस सेल के बाहर जा रहा होगा। और इन्हीं दोनों को दो मेजर प्रोसेस से जानते हैं, दैट आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और एक होती है बच्चों एक्सोसाइटोसिस। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो वो चैनल यानी कि पंप के माध्यम से हो रहा होगा। पंप का मतलब होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे कूलर या जो कूलर होता है उसके अंदर एक वाटर पंप लगा होता है कि नहीं, ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पंप लगा होता है, ठीक है, जिसे सोडियम पोटेशियम चैनल या सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं। अब ये पंप या तो कर रहा होगा, या तो जो हमारे सिलेबस में वेसिकल्स उनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, और वेसिकल के जरिए या तो सब्सटेंस अंदर एंट्री हो रही होगी सेल के अंदर, या तो सेल से एग्जिट हो रहा होगा। और इन्हीं दो मेजर फिनोमेना को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किनके जरिए होता है और उसमें भी क्या क्या नाम है। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हालांकि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में
एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है डिफ्यूजन के जैसा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। और क्या पढ़ा था बच्चों? डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? आइए देखिए, यहां पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये कोई सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए डायरेक्ट लिया जा रहा है, और इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं लग रही। और यहां पर ये जो सब्सटेंस है, इसको आने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि यहां पर एनर्जी खर्च हो रही है। अब पहले ये समझते हैं एनर्जी होती कौन सी है। देखो, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपने फैन को ऑन किया अपने घर पर, तो आपने कौन सी एनर्जी दी उसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने आपके घर में अगर सोलर पैनल है, तो वो क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी ले रहा है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी एनर्जी होती है। लेकिन बच्चों, सेल की एनर्जी को थोड़े अलग नाम से जानते हैं। सेल की एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। ध्यान से सुनिएगा, जो एनर्जी की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, या बुक में जो एनर्जी लिखी हुई है, ये कौन सी एनर्जी, जरा ध्यान से समझिए। इस एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नाम याद रख लेना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार की केमिकल एनर्जी, आप ये समझिए, या सेल्यूलर एनर्जी है, मतलब सेल की एनर्जी है। और इसे सेल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। याद रखना, एटीपी का कॉमन नेम एक और है, इसे बच्चों हम जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बात समझ में आ गई? क्या बताओ, ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब एक बार सर, भैया एक बार ना मेरे को एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस भी समझा दो। लिख लो फटाफट से। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एज यू नो, सीबीएसई ने साइंस स्टैंडर्ड लेवल की लगा रखी है, तो हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। हमें कोई कसर छोड़नी नहीं है कि सीबीएसई हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सके। और चलो, मार्क्स तो मैटर इतना करते भी नहीं है, मेन चीज है हमारी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। ये वो टोल टैक्स के बगल वाली रोड है, यहाँ पर साइकिल या बाइक वगैरह निकल जाती है बिना टोल दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे किस नाम से और जानते हैं बेटा हम? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम बोले कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कैसा होता है, सब्सटेंस कहां से कहां मूव करता है, तो देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर। याद करो, लास्ट क्लास में जब हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा था, तो हमने लंग्स का एक एग्जांपल लिया था कि लंग्स के अंदर एल्वलाइज जो होती हैं, वहां पर यही हो रहा होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और एक्चुअल में एल्वलाइज के अंदर कम होता है। तो सेल के अंदर से, यानी कि सेल के अंदर से सेल से बाहर डिफ्यूजन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सेल के बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव कर रहा है। कि अगर हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो, इसको आप समझिए कहीं ना कहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं जैसे टंकी जो ऊपर रखी हुई है, आपके घर में वाटर टैंक होगा ना, अब वाटर टैंक ऊपर रखा हुआ है और अब वाटर टैंक हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो नीचाई पर है, लेकिन आपको वाटर टैंक में भरना है, तो चीजें तो हाई टू लो आती है, हाई जो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, लेकिन आपको पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है।
तो समर ऑन करोगे तो समर ने क्या किया, समर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया, तभी तो वो लो टू हाई गया। तो सेम यहाँ पर लो से हाई जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप बोलते, अब देखो जो चीज हाई टू लो आ रही है, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, आपके घर में टंकी होगी, आप टैप को ओपन की ना, अब टैप को जब आपने ओपन किया तो टंकी से पानी क्या आएगा, नीचे आएगा, उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करो और समर ऑन करो और समरसीबल वाले टैप को ओपन करो, उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करो, कौन से में स्पीड ज्यादा दिखेगी, किसमें स्पीड ज्यादा होगी, जो समरसीबल वाला है, यानी कि जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही, यूज होके आ रही है। तो यानी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कैसी प्रोसेस हो गई, स्लो प्रोसेस हो गई, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो रैपिड प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस हो गई। आगे समझते हैं इस, अब देखो इसमें क्या होता है ना, किसी प्रकार के प्रोटीन वगैरह की जरूरत नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में, किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आपको पता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कुछ भी नहीं चाहिए, हाई टू लो आनी है बस चीजों को, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पंप्स या कैरियर की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो इसमें कोई भी मटेरियल एक्युमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, लेकिन इसमें एक्युमुलेशन होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल लिखना जरूर, एग्जाम्पल अपने आंसर शीट में जरूर लिखने हैं, ठीक है। जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारे एग्जाम्पल हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस, आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्लियर होगी बात, आई होप आपको ये वाला डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इमेज से आपको समझाना चाहूं, तो जैसे यहाँ पर देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रही है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये उल्टा लिख गया है, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर, लो कॉन्सेंट्रेशन से चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर आ रही है, और इसमें एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हमें शॉर्ट में बिल्कुल बिल्कुल आम भाषा में अगर आपको याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप बस इस चीज को याद रखो कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट का मतलब हो गया हाई से लो, यानी कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चलता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होती है और अपोजिट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मूवमेंट जो है वो लो से लेकर किधर की तरफ होगी, हाई की तरफ होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से इसको और आगे बढ़ते हैं, और शेयर भी करते रहिए, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये एंडोसाइटोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो एंडोसाइटोसिस होता क्या है, इसको एक आम भाषा में समझेंगे। आपने ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में देखा है, लैब में नहीं देखा है, तो हम बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अमीबा दिखता कैसा है। तो मान लीजिए अमीबा है, अमीबा क्या है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइड फिक्स नहीं है, मतलब इसकी बॉडी शेप फिक्स नहीं होती, कैसे भी बना दो टेढ़ा मेढ़ा, यही अमीबा है। तो ये अमीबा अपने फूड को कैसे एंटर कराता है अपनी बॉडी में, यही एंडोसाइटोसिस का मतलब है। यानी एंडोसाइटोसिस को आप जान सकते हो, इसको बच्चों हम अक्सर बोल देते हैं फूड ईटिंग फिनोमेना या फूड ईटिंग प्रोसेस। इसमें हमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, खाने को खाया जा रहा है सेल के द्वारा, ऐसे लगता है, अगर ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है जैसे खाने को खाया जा रहा हो, यानी कि फूड ईटिंग प्रोसेस है, या इसको सेल ईटिंग बोल दो, सबसे बेस्ट एग्जांपल नाम लिख सकते हो आप इसका, सेल ईटिंग। ऐसा लगता है कि सेल खा रहे हो, यानी द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग या इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, इसी को हम बोलते हैं फूड पार्टिकल, मिनरल्स हो गया या किसी रिसेप्टर या लिगेंड्स हो गए, इसको एंटर कराने की प्रोसेस को ही बच्चों आप क्या बोलते हो, एंडोसाइटोसिस। अच्छा एंडोसाइटोसिस तीन तरीके का हो सकता है, सेल के अंदर एंट्री कराने की प्रोसेस को आप बोलते हो एंडोसाइटोसिस, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहा हो, तो इसको आप तीन कैटेगरी में बांट लीजिए। एंडोसाइटोसिस तीन टाइप से होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन है तीन। पहला है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस,
दूसरा नाम बेटा है पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। और लास्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट रह रहा है वो फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस रहेगा, हालांकि हम इसको भी समझ सकते हैं। अब सर ये समझना जरूरी क्यों है, क्या रीजन है इस चीज को समझने का? देखो भैया, अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप, जैसे कोविड आया था कुछ साल पहले, कोविड यानी कोरोना वायरस आया था, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कोविड जो या वायरस जो होते हैं वो लिविंग कैटेगरी के होते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी के? आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे कोविड आया तो कोविड वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो इस सेल को कैसे मैनिपुलेट कर लेता है, कैसे डीएनए सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है, किस तरीके से इसका फिनोमेना होता है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमें ये प्रोसेस को समझना जरूरी है कि सेल के अंदर कोई सब्सटेंस एंटर कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फैगोसाइटोसिस। अच्छा, इसे सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग के नाम से हम जानते हैं एंडोसाइटोसिस को, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड को इनटेक किया जाता है, यानी कि इनटेकिंग ऑफ सब्सटेंस। एंडोसाइटोसिस हो गया एक तरीके से इनटेकिंग ऑफ सब्सटेंस। और इसमें क्या यूज हो रहा है, देखो इन दोनों के अंदर वेसिकल यूज होते हैं, सेल के अंदर के एक स्पेशलाइज्ड पार्ट। आओ सबसे पहले मैं ना आपको समझते हैं फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस होते क्या है, थोड़ा सा डीपली समझेंगे इसको। देखो अगर मैं बात करूं फैगोसाइटोसिस की, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बच्चों, सेल ईटिंग। और इसमें क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है ना उसको सेल इनटेक करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा की सेल है, या कोई भी एक सेल आप रैंडमली एज्यूम कर लीजिए। मैंने मान लिया कि जैसे ये अमीबा की सेल है, ये अमीबा हो गया। अब ये अमीबा जो है, इस अमीबा के आसपास ना बेटा यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, मान लो यहाँ पर क्या ये बैक्टीरिया आ गया, और इसको इस बैक्टीरिया को खाना है, इनटेक करना है। तो ये क्या करेगी, ये सेल क्या करेगा, अपने ये जो सूडोपोडियास होते हैं, इसके सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, फॉल्स लेग है या फॉल्स हैंड है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियस। तो क्या करेगा, फॉल्स हैंड या सूडोपोडिया के जरिए इसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक वेसिकल बनाने की कोशिश करेगा और इसको इनगल्फ कर लेगा। देन इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगा। फिर क्या होगा, ये अमीबा इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ एक वेसिकल के अंदर शिफ्ट कर देगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस इस सेल का, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे बच्चों, ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे जैसे इस बैक्टीरिया पर वो डाइजेशन के लिए। क्लियर हो गई बात? तो मेन पॉइंट ये है कि फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में सॉलिड सब्सटेंस या किसी बैक्टीरिया वगैरह को सेल इंटेक कर लेती है। इसका बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है आपका कौन, अमीबा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा पाइनोसाइटोसिस की, अगर आप पाइनोसाइटोसिस की बात करेंगे तो पाइनोसाइटोसिस में कुछ सॉल्यूट सब्सटेंस जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं या मिनरल्स या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स को इनटेक किया जाता है सेल के द्वारा। तो सेल के द्वारा पाइनोसाइटोसिस में क्या होने वाला है, पाइनोसाइटोसिस। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल बना लेते हैं, ये सेल हो गई, और इस सेल के आसपास ये कुछ मिनरल्स आ गए। क्लियर है? ये मिनरल्स फॉर एग्जांपल इंसुलिन आ गया। ये क्या आ गया बेटा, इंसुलिन आ गया। इंसुलिन आप जानते हैं सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे शरीर के जरूरी है, वो लिक्विड सब्सटेंस है, मिनरल है। अब ये इंसुलिन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, यहां पर क्या होगा, सेम प्रोसेस लगभग फैगोसाइटोसिस जैसी ही होगी, ठीक है। इस तरीके से गल्फ बनेगा और इसके अंदर इंसुलिन जमा हो जाएगा। देन ये गल्फ अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर शिफ्ट करके
बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसी को हम वेसिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वेसिकल। और बेटा पाइनोसाइटोसिस को कॉमनली आप किस नाम से जानते हैं? तो सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है इसको। और ये प्रोसेस है जिसमें बॉडी सब्सटेंस अपने सेल के अंदर क्या एब्जॉर्ब कर रही होती है? सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सम सॉल्यूट को क्या करती है बॉडी? एब्जॉर्ब करती है। कुछ सॉल्यूट, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो आप एग्जांपल में याद रख लीजिए, इंसुलिन हो गया या कुछ लिपोप्रोटीन्स हो गए, इन सबको बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है बाय अ प्रोसेस नोन एज पाइनोसाइटोसिस। ठीक है। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस को सेल क्या करती है? इनटेक करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या याद रखना है बेटा? तो सबसे पहले एक्सोसाइटोसिस होते क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ excreting the waste from the cell सेल से वेस्ट को बाहर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ये होती क्या है तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर एक वेसिकल बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। फिलहाल के लिए समझिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वेसिकल है जिसे हम वेस्ट वेसिकल, और इसके अंदर ये जो सेल का वेस्ट है जिसे हम बोलते हैं सेल वेस्ट। ठीक है। अब ये वेसिकल धीरे धीरे कहां की तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ मूव करते हुए आएगा। और जब ये सेल बॉडी से या सेल मेम्ब्रेन से टच होगा, सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा बेटा? टच होगा, तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप को क्या कर लेगी? डिफ्यूज कर लेगी। ये वाला पार्ट, यानी कौन सा वाला पार्ट? सेल मेम्ब्रेन का भी वही हिस्सा जितने में ये आया, ये वाला हिस्सा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये अपने आप को क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अपने आप को क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा। एंड देन क्या होगा? देन ये सारा का सारा सेल बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है सब्सटेंस वेस्ट, या फिर आप यहाँ पर वेस्ट की जगह ये लिख सकते हो कि सब्सटेंस के एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर किसी सेल को वेस्ट प्रोडक्ट या फिर हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करना है, किसी सेल को कोई हार्मोन्स को रिलीज करना है या वेस्ट को रिलीज करना है, तब वो प्रोसेस कौन सी फॉलो करती है? एक्सोसाइटोसिस। बट रिमेंबर द पॉइंट कि एक्सोसाइटोसिस खुद में एक प्रकार की एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक प्रकार क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दैट मीन्स बच्चों इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एटीपी क्या है? रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया? आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, क्या होता है एंडोसाइटोसिस, और ये टॉपिक की क्लैरिटी आ गई होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स वाली लिंक से आप नोट्स बना लें, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे क्विज जरूर मैं अटैच कर दूंगा, तो उस क्विज को जरूर सॉल्व करें ताकि हमें आइडिया मिले कि बच्चे आपको कितना प्रिपेयर हुआ है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर होगी बात? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।